नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पाकिस्तान में एक बहुत ही चर्चित कार्यक्रम आया करता था टेलीविजन पे। आजकल हालांकि उसके वीडियो क्लिप्स आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। बड़ा ही मशहूर कार्यक्रम था लूज टॉक। अब तो जो उस कार्यक्रम में किरदार थे, जो एक्टर थे, मोइन अख्तर साहब, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अनवर मकसूद जो उस कार्यक्रम के एक प्रकार से प्रणेता थे, जिन्होंने पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी, वो स्क्रिप्ट राइटर भी थे और होस्ट भी थे। अनवर मकसूद साहब वो जिंदा हैं। मोइन अख्तर साहब गुजर गए। एक बड़ा ही शानदार कार्यक्रम था अदालतों के ऊपर, और अदालतों का उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। और मजाक मजाक में इतना शानदार उनका व्यंग होता था। उन्होंने कहा कि देखो साहब, आज एक अदालती कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। बोला बताइए। वकील साहब आए थे उनके शो में, वकील बनकर के आए थे मोइन अख्तर साहब। उनको पूछा कि आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा ही तारीखी फैसला दिया है। बोला क्या फैसला दिया साहब? बोला ये कि शादियों में या कोई पर्व त्योहार में या आप कोई फंक्शन करते हैं, सालगिरह इत्यादि, या कोई भी जश्न आप मनाते हैं, तो उसमें साहब मुर्गे की जो कटाई होगी उसकी संख्या इतनी होगी, मीट की जो कटाई होगी उसकी संख्या इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। मतलब बेजा आप जो है नहीं कर सकते हैं मुर्गे और मटन को। बड़ा कमाल हो गया। बोला साहब मैं तो अभी आ रहा हूं डिफेंस के इलाके से। बोला कैसे, वहां क्या हो रहा था? बोला डिफेंस के इलाके में साहब एक दावत दी गई थी और मैंने कम से कम 2.5 किलोमीटर तक गाड़ियों का काफिला देखा, और उस गाड़ियों में सारे डिफेंस के लोग थे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकील थे, जजेस थे। मैंने देखा मौका अच्छा है, मैं भी घुस लिया उसमें, और देख करके देखा तो भाई वहां तो जबरदस्त कोरमा, मटन कोरमा और बिरयानी और लजीज व्यंजन बने हुए थे। मैंने खाया, और मैं बताऊं माशाल्लाह अनवर मियां कि मेरे हाथ की खुशबू अभी गई नहीं है। और बाद में पता चला कि 2,500 लोग थे उस खाने में। और इस तरह से इस व्यंग को आगे बढ़ाते हुए लूज टॉक में अनवर मकसूद और मोइन अख्तर पाकिस्तान की अदालत पर कुठारापात करते हैं, वज्रपात करते हैं व्यंग के सहारे। अपने देश की अदालतें अद्भुत हो रही है मित्रों, माशाअल्लाह अदालतें हो रही हैं। न्याय हर जगह दर दर की ठोकर खा रहा है, और अदालतों में एक से एक फैसले आ रहे हैं। दिशा सालियान के पिता को एफआईआर दर्ज करने के लिए अदालत को सुनने के लिए तारीख पर तारीख लेना पड़ रहा है। लेकिन वंतारा के मामले में 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके फैसला समझा दिया। और आज जो मैं आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं, दिशा सालियान के वकील एडवोकेट नीलेश ओझा को घेरने के लिए हर तरफ से पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और मैं तो यह बात कह ही सकता हूं कि यह षड्यंत्र चल रहा है, भले ही एडवोकेट नीलेश ओझा माने न माने। मुझे यह स्वतंत्रता है, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज वो दिशा सालियान के वकील ना होते तो इस तरह से उनको घेरने की बात नहीं होती। क्या घेरा जा रहा है, कैसे घेरा जा रहा है? आज एक बार दोबारा एडवोकेट नीलेश ओझा को घेरने की तैयारी हो रही है, ताकि वो दिशा सालियान के केस को छोड़ दे और सुशांत के केस को जो उन्होंने उठाया हुआ है, जो पीआईएल डाला हुआ है और जो अभी एफआईआर दर्ज करने की सुनवाई हो रही है, उसको छोड़ दे। कैसे? आज हमारे साथ स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा। आपको हमने इंतजार कराया, माफी चाहता हूं, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। नीलेश जी, सुनने में आया है कि 5 जजों के बेंच ने आपके खिलाफ दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सुओ मोटो कहा है लेने के लिए। सुओ मोटो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाने का आदेश दिए हैं, और इसको मीडिया ने स्वर्णाक्षरों में लिखा है। वही तो आधा लिखा है जी। 4 तारीख को हियरिंग हुई थी, उसका ऑर्डर कल आया है। 4 तारीख को हियरिंग में कोर्ट ने कहा था, इसका बैकग्राउंड बताता हूं मैं जी। दिशा सालियान के केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमने कहा था कि ये मैटर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के सामने नहीं चल सकता है। उसके 4-5 कारण दिए थे हमने। ये उसके पास में मतलब जो ये है उनके पास में रोस्टर ही नहीं है, ये मैटर दूसरे
के पास जाना चाहिए। दूसरा ग्राउंड दिया कि इन्होंने फोर्जरी की है चंदा कोचर और एक दूसरे आरोपी को बेल देने में। तीसरा ग्राउंड कहा कि इनकी बहन खुद राष्ट्रवादी की लीडर है, शरद पवार गुट की, मतलब इनकी बुआ या मौसी जो भी लगती है आदित्य ठाकरे की, तो ये उनके क्लोज रिलेशन में है और वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे ग्राउंड दिए थे हमने और उसको हम वन ऑफ द आरोपी उसमें बना रहे करके। तो उसमें कोर्ट ने मुझे पहला नोटिस दिया। पहला नोटिस दिया तो कहा कि ये आपके जो, अच्छा नोटिस क्यों दिया था आज तक लोगों को नहीं पता है। नोटिस दिया गया था, कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया था, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने लेटर लिखा था कि नीलेश ओझा के सारे आरोप झूठे हैं। 2 अप्रैल का हियरिंग हुआ, 4 अप्रैल को लेटर लिखा। दो दिन लिया सोचने के लिए कि सही है कि गलत है, बट 2 दिन के बाद में उनका कहा कि सारे आरोप गलत हुए। मतलब वो ना वंदना चव्हाण उनकी बहन है, ना इन्होंने चंदा कोचर के बेल में कोई फ्रॉड किया है, ऐसे जो भी है सारे आरोप गलत है। हमने रिप्लाई दिया। तो पहले क्या किया, पहले कोर्ट ने जज का नाम बताया नहीं, वो लेटर दिया नहीं। हमने केस लॉ वगैरह पॉइंट आउट किया, हमने कहा जज का नाम बताना पड़ेगा आपको, ये किसके कहने पे आपने कॉग्निजेंस लिया आपको बताना पड़ेगा। फिर हाई कोर्ट ने हमको कॉपी दिया। जैसा वो कॉपी आया हमने अर्जी लगाया ये जज के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन किया जाए, ये जज का झूठ ऐसा ऐसा है। वो अर्जी पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक कोर्ट को। दूसरा अर्जी लगाया मैंने कहा कि ये जज को इसमें पार्टी रिस्पोंडेंट बनाइए और इनको विटनेस बॉक्स में बुलाइए, इनका एफिडेविट बुलाइए, ये जो मेरे आरोप है ये मेरे प्रूफ्स है, तो इसके ऊपर इनका रिप्लाई एफिडेविट बुलाइए। उस पे कल कोर्ट ने जो नोटिस दिया उसके पहले जो हियरिंग हुआ 4 तारीख को, तो मुझे चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब ने पूछा, बोले मिस्टर ओझा आपके आरोप जो है ना ये थोड़े जरा स्ट्रांग है, स्कैंडलस है। तो मैंने कहा साहब, उन्होंने एक सीके दफ्तरी का जजमेंट बताया, बोले 1971 में एक जजमेंट था कि उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा साहब आप जो जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं ना वो ओवररूल हो चुका है, नया लॉ आ चुका है, 2006 में अमेंडमेंट हुआ है और उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियर किया है जब आपके पास में जज के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत है तो आप बोल सकते नहीं, बोलना आपका ड्यूटी है आर्टिकल 51A के तहत। तो ट्रूथ स्कैंडलस नहीं हो सकता। तो बोले फिर हम आपके खिलाफ नोटिस निकाल सकते। मैंने बोला वेलकम। मैंने कहा सर लेकिन एक ही काम करना, सिर्फ कंटेम्प्ट का नोटिस मत निकालना। फिर मैंने कहा देखिए कंटेम्प्ट में सिर्फ 6 महीने की सजा है, मेरे आरोप अगर झूठे हैं, मेरा एफिडेविट अगर झूठा है तो मुझे परजुरी का आईपीसी 191, 192, 193 उसका भी नोटिस निकालिए ना, उसका भी प्रोसिक्यूशन चालू कीजिए। उसमें तो 7 साल की सजा है, आप मुझे क्यों मेरे पे इतना मेहरबानी कर रहे हो। तो फिर चीफ जस्टिस साहब हंस दिए। मैंने कहा देखो सच है वो कंटेम्प्ट नहीं हो सकता और गलत है तो सिर्फ कंटेम्प्ट नहीं हो सकता, परजुरी भी करना पड़ेगा आपको। फिर अभी जिन लोगों को लग रहा है कि ये ऑर्डर मेरे खिलाफ है, वो लोग ये सोच ले ये ऑर्डर मेरे खिलाफ नहीं है, ये ऑर्डर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ है। क्योंकि कोर्ट ने मुझे कहा आपका रिप्लाई और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दीजिए 16 तक। मतलब क्या है, कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस डेरे के खिलाफ के करप्शन के सबूत दीजिए कोर्ट में। केस ऐसा है। हाँ ये बात और है कि कॉमन मैन को लगा अरे यार दूसरा नोटिस निकाल दिया, अरे ये छोड़ दीजिए आप, ये केस बाजू में रखिए। 2009 में एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने तहलका में इंटरव्यू दिया। 8 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करप्ट थे, इन्होंने करप्शन करके बोगस ऑर्डर पास किए, सुप्रीम कोर्ट खौल गए। आरजी किसने लगाया प्रशांत भूषण जी के खिलाफ पता है आपको? हरीश साळवे, वो उसमें कंप्लेनेंट, एमएकस क्यूरी वर्सेस प्रशांत भूषण। कब? 2009 में। कोर्ट ने
कॉग्निजेंस लिया और उनको नोटिस निकाला कंटेम्प्ट का। अब उनको लगा डर जाएंगे, मीडिया का यह हो जाएगा, जो भी हुआ। प्रशांत भूषण साहब ने एफिडेविट पे लिख के दिया, ये आपके 8 चीफ जस्टिस का ऑर्डर पास करने का करप्शन, जज का नाम 1, उसके ये ऑर्डर, ये इसमें किया हुआ फ्रॉड, नंबर 2, ये ऐसा पूरा एफिडेविट दिया कोर्ट में। अब 2009 में एफिडेविट देने के बाद में वो मैटर चला गया ठंडे बस्ते में 12 साल के लिए। फिर वो मैटर आया 2021 में 22 में बोर्ड पे आया, तो इन्होंने बोला चलो चलो केस। फिर एक दिन कोर्ट मैटर लेता है बोर्ड पे और बोलता है कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो हम एक्सेप्ट करते हैं और हम इसमें इनके खिलाफ का केस ड्रॉप कर देते। तो ऐसा करके कोर्ट ने 2022 में फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी के खिलाफ का केस ड्रॉप कर दिया। तो ये कहा गया कि माफी मांगने के लिए तो उन्होंने 1 रुपए का माफी मांगा। वो अलग कंफ्यूज मत कीजिए, वो अलग केस है। वो जस्टिस शरद बोबड़े बाइक पे थे 50 लाख की, वो अलग केस है। अच्छा, इसमें कोई माफी नहीं मांगा उन्होंने। इसमें उन्होंने कहा मैंने जो कहा है, जज ने करप्शन किया है, ये लीजिए सबूत, चलो मेरे खिलाफ केस। तो फिर लगता है तो माननीय हरीश साल्वे जो हैं, बड़े माने वो वकील हैं माननीय हरीश साल्वे, तो उनको उनके कंप्लेन का फिर क्या हुआ? खारिज कर दिया ना। नहीं, खाली एक्सेप्ट हुआ या उस पर फिर कोई कार्रवाई हुई करप्ट जजों के खिलाफ? अगर बेंच ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आपकी जो बात थी वो सही है, उस पर एक्शन क्या लिया कि चुप हो गए, लिफाफा में आ गया, हमने पढ़ लिया? नहीं, एक्शन कैसा लेंगे हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जजेस ने करप्शन करना तो करप्ट जजेस का अधिकार है ना, उनके खिलाफ एक्शन कैसा लेंगे हम? ऐसा नहीं है। क्या है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। सुनिए, ये पूरी तरह सही नहीं है। ऐसे कई मैटर है जिसमें जजेस के खिलाफ करप्शन में, परजुरी में, फोर्जरी में, कंटेम्प्ट में एक्शन भी हुई है, जजेस को सजा भी हुई है।